सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 852वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर सुरुचि शारदा मैम। डॉक्टर सुरुचि शारदा मैम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेकंड डॉक्टर सुरुचि शारदा ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में तांतिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर से पीएचडी स्कॉलर के रूप में अपनी शोध यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले उन्होंने 2023 में जीआरएयू होशियारपुर से एमडी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2010 में बीएफयू एचएस फरीदकोट से बीएचएमएस की पढ़ाई पूरी की। इसी वर्ष उन्होंने आईजीएनओयू से पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्तमान में वे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर दी वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। मेरा सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है और मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। जी मैम, प्लीज। जी मैम, आपकी आवाज़ भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। अच्छा जी सर, मेरे को मेरी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है। आ, नहीं देर मैम, इज। आपको नहीं दिखेगा, आपको बट हाँ, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है मैम। आप अच्छा जी, तो इसमें जैसे मुझे कराना है तो फिर मेरे को भी चाहिए ना स्क्रीन सर। हाँ मैम, आपकी स्क्रीन शेयर है, आप अपना पीपीटी शेयर कीजिए, ओपन कीजिए। अच्छा। अच्छा, मेरा पीपीटी ओपन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा पीपीटी, राइट? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, स्लाइड्स मूव हो रही हैं। नहीं मैम, आप एक बार फिर से स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर से स्क्रीन शेयर हाँ कीजिए। जी, मुझे लग रहा है या कि कि कुछ आपका ग्लिच हो प्रॉब्लम आ गया है रही think। है। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी आप लोगों को स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, हाँ मैम, विजिबल अभी है? ठीक है, अभी तो स्टार्ट करते आज का जो मेरा टॉपिक मैंने चूज किया है, ऑटिज्म पे है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और हम होम्योपैथी में इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि आजकल बिहेवियर डिसऑर्डर्स हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली क्लिनिक पे अ, आते हैं पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। और ऑटिज्म के अलावा जो दूसरे बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एडीएचडी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आज हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा होम्योपैथिक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। और अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैंने एक केस भी प्रिपेयर किया है ऑटिज्म का, मैं वो भी बताना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन की ऑटिस्टिक या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इसको हम पहले के टाइम पे इसको पीडीडी बोला जाता था, दैट इज परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें हमें मेनली तीन फीचर्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सब बच्चों में हमें तीन ही फीचर्स मिले, इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री या एक भी मिल सकता है प्रोमिनेंटली। तो फर्स्ट फीचर जो हमें इसमें मिलेगा वो सोशल इंटरेक्शन रहेगा, कि ये जो बच्चे होते हैं इनका जो सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन है वो बहुत पुअर होता है। इनमें स्पीच डिलेइंग होती है और इनके जो इंटरेस्ट होते हैं बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और इनमें हमें रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको डिजीज क्यों नहीं बोलते, स्पेक्ट्रम ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स है और उनकी सिवियरिटी है वो बहुत वेरी करती है। अगर आपके पास सपोज 5-6 बच्चे भी आते हैं तो सब में आपको एक जैसे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। कुछ में कुछ सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, जो हमने अभी 3 सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, और कुछ में कुछ ज्यादा सिम्टम्स मिलेंगे। ये जो ऑटिज्म है ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमें दिख जाता है। और इसका इम्पैक्ट एडल्टहुड में भी जाता है, और ये सोशल लाइफ को, एकेडमिक्स को, और जो भी उनकी काम करने की क्षमता है आगे चल के, उसको भी अफेक्ट करता है। तो
तो रोजमर्रा की लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ये। तो ये एक इसका पिक्चोरल मैंने प्रिपेयर किया है कि पुअर सोशल इंटरेक्शन है इसमें, सोशल कांटेक्ट नहीं बन पाता, इवन पेरेंट्स के साथ भी इमोशनल कनेक्शन नहीं एक्सप्रेस कर पाता। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हमें इन बच्चों में दिखाई देता है वो है आई कांटेक्ट। इनका जो आई कांटेक्ट है और बॉडी लैंग्वेज है बहुत एबनॉर्मल, कम होता है इनका आई कांटेक्ट। रिपीटेटिव बिहेवियर रहता है, ये हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन बच्चों में जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इनको ना इनके जेस्चर्स भी कम होते हैं और इनको जेस्चर्स समझ भी कम आते हैं। तो वर्बली और नॉन वर्बली इनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो सिम्टम्स है हमें अर्ली चाइल्डहुड में पता चलने लग जाते हैं। अ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आज के टाइम पे भी ये डिजीज बहुत ज्यादा अंडर डायग्नोस्ड रह जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे अंडर डायग्नोस्ड रह जाते हैं। तो ये जो भी इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम है, इंटरेक्शन में इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इनका अच्छे से, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस होती है। तो चाइल्डहुड ऑटिज्म सबसे कॉमन डिसऑर्डर है इन दिस स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट 1943 में लियो कैनर ने दिया था। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ बच्चों को डिस्क्राइब किया था जिनमें डिफिकल्टी थी इन सोशल इंटरेक्शन, और उन बच्चों में उनको एक रूटीन और एक सेमनेस नजर आ रहा था। तो तब इसको नाम दिया गया था इन्फेंटाइल ऑटिज्म। इसके बाद जो सेकंड इसी के रिलेटेड सिम्टम्स जो डिस्क्राइब किए गए थे बच्चों में, वो हैंस एस्पर्गर ने, जिस एस्पर्गर सिंड्रोम बाद में इसका नाम दिया गया। बट एस्पर्गर सिंड्रोम इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एएसडी ओनली। लेकिन ये माइल्डर फॉर्म है, इसमें भी सारे वही सिम्टम्स आते हैं जो हम ऑटिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन ऑटिज्म ज्यादा सिवियर फॉर्म है। उसके बाद इसको चाइल्डहुड स्किजोफ्रेनिया और पीडीडी जो मैंने आपको बताया है अभी कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नाम दिया गया। तो ये काफी सारे इसमें नोजोलॉजिकल चेंजेस आई हैं टाइम टू टाइम। बट अभी जो रिसेंट हम अडेप्ट किया है हमने वो है DSM-5 के अंडर, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला गया है। और DSM-5 ने इसको डिफाइन किया है। ओके। तो DSM जो है, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, फिफ्थ एडिशन है, ये 2013 में पब्लिश हुआ था। तो इन्होंने ऑटिज्म को डिफाइन किया है एज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें टू कोड डोमेन्स आते हैं इसके फीचर्स में। फर्स्ट आता है परसिस्टेंट डेफिसिट सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें जो रेसिप्रोसिटी है, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाता ये जो चाइल्ड है, नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स डिस्टर्ब रहते हैं। और इन बच्चों को हम आगे चल के डिटेल में जब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, रिलेशनशिप्स डेवलप करने में भी इनको प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो मेन हमें दिखता है, रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, ये बहुत कॉमन है, इसको हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो इनके फिक्स्ड आइडियोलॉजी रहती है, फिक्स्ड रूटीन रहता है। और इन एक चीज देखी गई है कि इनमें जो सेंसेस हैं वो हाइपर की तरफ भी जा सकती हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों से, लाइट से, साउंड से इनका जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और हाइपर एक्टिविटी भी देखी गई है। तो इसके अलावा डेवलपमेंटल, इनमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी हर किसी में नहीं मिल सकती। मतलब इसमें IQ लेवल कम भी हो सकता है, सिवियरली भी अफेक्ट हो सकता है, और बिलो अबव एवरेज भी हमें मिल सकता है। सेकेंड डेफिनेशन जो है, दिस इज बाय कैपलन एंड सेडॉक, सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री। इन्होंने भी डिफाइन किया है इसको, न्यूरो डेवलपमेंटल न्यूरो बिहेवियर कंडीशन है ये, अर्ली चाइल्डहुड में आती है। और इसमें क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट होती है, इन सोशल रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप होता, और इसमें रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट है। तो इन्होंने बड़ा क्लियरली एम्फेसाइज किया है कि जो ऑटिज्म है इसमें हेट्रोजेनिसिटी है बहुत सिम्टम्स में। तो इसी वजह से कुछ जो लोग हैं उनमें प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज प्रॉब्लम मिल सकती है, और कुछ लोगों में इंटेलिजेंस ठीक रहेगा लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसलिए इसको हमने स्पेक्ट्रम का, उन्होंने स्पेक्ट्रम का नेम दे दिया, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें, जैसे कि मैंने इनिशियल ही बताया है कि WHO की अगर हम डाटास देखें,
जो ग्लोबली ये 1 in 100 हमें दिखाई देता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 के डेटा के हिसाब से 61.8 मिलियन इंडिविजुअल्स जो है वो ग्लोबली अफेक्टेड है। एंड मेल्स में ज्यादा देखा गया है ये एज कंपेयर टू फीमेल्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इसके केसेस डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं, 1 in 65। तो ये बहुत ही कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। 1.8 to 2 मिलियन चिल्ड्रन आर इन ASD। 0.15 to 0.23 ये थोड़ा डाटा है जो बताता है कि इसका प्रेवलेंस है, और ये अभी भी अंडर डायग्नोसिस में ही रहता है क्योंकि लिमिटेड अवेयरनेस है, डायग्नोस्टिक चैलेंजेस बहुत हैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सारे बिहेवियर डिसऑर्डर्स में। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें कि इसके कारण क्या हैं, तो एग्जैक्ट हमें नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखा गया है कि 90% इसका कंकॉर्डेंस रेट है। इसका एसोसिएशन है और भी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिंड्रोम्स हैं, ये रेयर जेनेटिक सिंड्रोम्स है, रेट सिंड्रोम हो गया, फीमेल्स में ज्यादा मिलेगा, इसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है या प्राडर विलाई सिंड्रोम है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू बिहेवियर डिसऑर्डर्स एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स, तो इनके साथ एसोसिएशन, तो जो कि बताता है कि कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस प्रीडिस्पोजिशन इसका है। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ थ्योरीज हैं, अभी ये बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं है, थ्योरीज है कि कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन रहेगा कहीं ब्रेन डेवलपमेंट में, कोई साइनेप्टिक डिफेक्ट रहेगा, या कोई GI डिस्टर्बेंसेस के साथ रिलेटेबल देखा गया है, पोस्ट वायरल देखा गया है, मेडिसिन के बाद देखा गया है। मदर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी की। अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस रहा है, तो कुछ थ्योरीज में वैक्सीनेशंस का रोल भी बताया गया है। तो ये कुछ इसके कारण, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हमें मिलते हैं। तो अगर हम एवरेज एज देखें डायग्नोसिस की, तो 2 to 9 years इसका एवरेज एज है। ड्यूरिंग इन्फेंसी डायग्नोसिस कम होता है क्योंकि ना तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होती है, सिम्टम्स उस टाइम पे इतने मार्गली नहीं आते, लेकिन 3 years से पहले पहले इसके हमें सिम्टम्स पता चल जाते हैं और डायग्नोसिस हो जाता है। कॉग्निटिव फंक्शन, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो वेरी कर सकता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन से लेके अबव एवरेज IQ। तो इस स्पेक्ट्रम में, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, तो कोर इसमें सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना डिफिकल्ट रहता है, रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स इसमें हमें दिख सकते हैं। सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज की जैसे हम बात करें, तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें लैक ऑफ स्टार्टिंग कम्युनिकेशन रहता है, इनिशिएट करना या रेसिप्रोकेट करना डिफिकल्ट होता है, अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने इंटरेस्ट को बताना बहुत लिमिटेड होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं इनिशिएट कर पाते। पेरेंट्स आके बताते हैं कि अगर आप उनको बुलाते रहो तो वो बाय नेम नहीं रिस्पॉन्ड करते, या कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते। तो इन बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि इनको दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना भी इनके लिए डिफिकल्ट है और एक्सप्रेस करना भी डिफिकल्ट है। तो नेम रिस्पॉन्डिंग, स्माइलिंग, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम उनसे मिलते हैं तो यूजुअली उनका, जब आप उनको नाम से बुलाते हो तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, स्माइल करते हैं या कोई ना कोई जेस्चर दिखाते हैं, तो वो इन बच्चों में लैक करता है। एक मतलब बैबलिंग करता हुआ टॉडलर, इंगेजिंग टॉडलर सडनली साइलेंट हो जाता है, विदड्रॉन हो जाता है और इनडिफरेंट हो जाता है सोशली। तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज इन बच्चों में बहुत कॉमन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी आते हैं। तो ये जो फर्स्ट सिम्टम है, ये बहुत ही कॉमन है कि इन बच्चों का बहुत ही आई कांटेक्ट अब नॉर्मल रहता है, आई कांटेक्ट नहीं रहता या बहुत कम रहता है, और ये इनको बॉदर करता है, आई कांटेक्ट करना डिफिकल्ट रहता है इनके लिए, अनकंफर्टेबल रहता है। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेजेस, जैसे कि अभी बताया मैंने, पॉइंटिंग करना, वेविंग करना, छोटे बच्चे वेव करते हैं, बाय करते हैं, तो वो इनमें डिफिकल्ट होता है। तो ये बॉडी लैंग्वेजेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, इनमें डिफिकल्टी होती है इनको यूज करना।
डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग क्यूज, इसका मतलब ये है कि जैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक मैच होता है, वो इनके लिए डिफिकल्ट होता है। कैसे टोन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस देने हैं, ये नहीं कर पाते। लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स ये कम होते हैं, इमोशनल जेस्चर्स नहीं रहते सोशली। लैक ऑफ स्माइल रहता है, लैक ऑफ, अगर गुस्सा है तो वो भी नहीं शो करते, खुश हैं तो हंसी नहीं शो करेंगे। तो अब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से इनको रिलेशनशिप डिफिकल्टीज रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, इनको समझ नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स नहीं समझ में आते, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। और सेंसरी इश्यूज भी रहते हैं इन लोगों को, टच, साउंड, हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है, ये आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंडशिप्स को बिल्ड करना, मेंटेन करना इनके लिए चैलेंजिंग होते हैं, अलूफ रहते हैं ये ज्यादा। अगर जैसे घर में कोई और भी बच्चे हैं उनके साथ मिक्सअप नहीं होंगे, सोशल एंजाइटी रहेगी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो देखी गई है, जैसे मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं ऑटिज्म के, दे प्रेफर अ सर्टेन रूटीन। अगर उनका रूटीन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है, इवन जो वो क्लोथ्स पहन रहे हैं उसमें भी चेंज नहीं चाहते, जो खाना खा रहे हैं उसमें भी चेंज नहीं चाहते। इवन मैंने एक दो पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनमें जो वो कपड़े पहनते हैं उनका टेक्सचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत फिक्सिडिटी रहती है इनको, सेम सेम चाहिए इनको। तो सोशल रूल्स, हायरार्कीज इनको समझ में नहीं आती है, डिफिकल्टी होती है। रिजिड बिहेवियर रहता है, स्पेसिफिक पिन पॉइंट इंटरेस्ट रहते हैं, एक ही टॉय पसंद है तो वो ही चाहिए। इमोशनल विड्रॉल रहता है इनका, तो पेरेंट्स के साथ भी अपना इमोशंस नहीं शेयर कर पाते। रिपीटिटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर एक बहुत कॉमन फीचर है जो हमें ऑटिस्टिक बच्चों में दिखता है। एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग्स मस्ट बी प्रेजेंट। या तो रिपीटिटिव मूवमेंट्स रहती हैं, स्पीच, कोई फ्रेज, कोई वर्ड रिपीट करते रहते हैं। स्टीरियोटाइपिंग रहती है इनमें, रिजिड रूटीन चाहिए इनको। हाईली रिस्ट्रिक्टेड एंड फिक्सेटेड इंटरेस्ट होते हैं इनके। अनयूजुअल सेंसरी रिएक्शंस रहते हैं, इनको हम थोड़ा वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स और स्पीच में इनके जो फिजिकल एक्शंस है, तो हैंड फ्लैपिंग एक बहुत कॉमन जेस्चर है जो इनका रहता है। रॉकिंग, स्पिनिंग, रॉकिंग ऑफ इंटायर बॉडी, फिजिडिटी बहुत रहती है इनमें, स्विंग बैक एंड फोर्थ, रॉकिंग वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। दूसरे कॉमन सिम्टम जो देखा गया है, इवन मैं क्लिनिक में भी देखती हूँ कि एक टॉयज को लाइन अप करने की इनकी रहती है, या साइज के अकॉर्डिंग या कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रिसाइज वे में उसको लाइन अप करते हैं। रिपीटिशियस स्पीच होती है इनकी, रिपीटिंग फ्रेजेस होती हैं, इकोलेलिया होता है, वर्ड्स को रिपीट करना, कुछ साउंड्स को, सर्टेन साउंड्स को रिपीट करते हैं। तो इनमें कोई कम्युनिकेटिव इंटेंट नहीं होता, ये एक इनका फीचर है कि ये रिपीटिशन करते हैं वर्ड्स का, फ्रेजेस का। रिजिड रूटीन रहता है जिसको हम स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं। इनकी प्रेफरेंस होती है कि जो इनका फेमिलियर रूटीन रहे, इन्वायरमेंट रहे, थोड़ी सी भी चेंजेस रहती हैं शेड्यूल में, अरेंजमेंट में, तो दिस विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, एंजाइटी। जैसे कि इनको सेम खाना चाहिए एवरीडे। आई हैव सीन जो बच्चे आते हैं मेरे पास वो दाल प्रेफर करते हैं, या रोटी अगर जैसे खानी है तो अगर ट्रायंगल में बना के दी है मम्मा ने तो ट्रायंगल में ही खानी है, तो गोल नहीं खानी या स्क्वायर नहीं खानी। तो वो एक इनकी फिक्सिडिटी रहती है। सेम रूट टू स्कूल, थोड़ा सा वो भी अगर डिफरेंट रूट ले लें तो वो भी डिफिकल्ट होता है इनके लिए। सेम क्लोथ्स पहनना, कलर्स, इनके रिचुअल्स जो हैं वो सेट रहते हैं, टॉयज को अरेंज करना। और डिस्ट्रेस होता है अगर इनको, अगर कोई भी इनका रूटीन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो। हाईली रिस्ट्रिक्टेड एंड फिक्सेटेड इंटरेस्ट रहते हैं, ये अभी अब डिस्कस कर चुके हैं। इनके कुछ टॉयज फेवरेट होते हैं, मैकेनिकल फैंस, ट्रेन्स, इनके साथ इनको खेलना अच्छा लगता है। ऑब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, रिपीटेटिव फोकस होता है इनका, जैसे सेम कार्टून्स देखने, या बॉटल कैप्स को कलेक्ट करना, या स्पिनिंग व्हील्स को देखना, लाइट्स को देखना। तो ये इनका रिस्ट्रिक्टेड फोकस रहता है, सिंगल फोकस रहता है। ये भी एक बड़ा कॉमन फीचर है जो ऑटिज्म में देखा गया है कि अनयूजुअल सेंसरी रिएक्शंस होते हैं इनका, जो सेंसरी इनपुट है। कई बच्चों का हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ होता है, जितने भी एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस हैं जैसे साइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया। तो अनयूजुअल अनयूजुअल रिएक्शंस आते हैं इनके।
जैसे घर में अगर जैसे कुकर की सीटी विसल हुई है या मिक्सर की आवाज आई है या कोई फायर क्रैकर चला है तो उस पे अपने ईयर्स को ब्लॉक कर लेते हैं। सर्टेन टेक्सचर्स इनको नहीं पसंद आते, ब्राइट लाइट्स नहीं अच्छी लगती, स्मेल्स अच्छी नहीं लगती, तो वहां पे ये ओवर रिस्पॉन्सिव है। अंडर रिस्पॉन्सिव में इनको पेन का नहीं पता चलता या टेम्परेचर चेंजेस का नहीं पता चलता, स्ट्रॉन्ग प्रेशर्स चाहते हैं या फिर अपने आप को बम करते रहते हैं दूसरी चीजों में। अनयूजुअल सेंसरी फैसिनेशंस रहती हैं इन बच्चों में, बहता पानी देखना या म्यूजिक सुनना कई बच्चों को पसंद है। तो अब ये है कि इतने सारे फीचर्स समझने के बाद अब हमारा असेसमेंट एंड डायग्नोसिस कैसे रहेगा। तो जितने भी फीचर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे फीचर्स में सारे एक बच्चे में नहीं मिल सकते आपको। तो डायग्नोसिस हम DSM-5 क्राइटेरिया के हिसाब से करेंगे। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो क्राइटेरियाज डाले हैं। तो कम्युनिकेशन, लर्निंग डोमेन्स, इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव बिहेवियर, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें है समझना कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म दो अलग अलग चीजें हैं। और ऑटिस्टिक बच्चों में हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिल सकती है, उसका रीजन ये है कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रही चीजें, और इस वजह से क्या है वो इमोशनली और उनका स्पीच भी डिले है। और ऑटिज्म में कई बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, थोड़ी विजुअल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनमें हमें मिल सकती है। तो इसलिए इन बच्चों का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कराना बहुत जरूरी है, उनका असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। तो IQ स्कोर्स हम इन बच्चों के जरूर चेक कराते हैं। इसके अलावा हियरिंग, इनके जो भी असेसमेंट्स हैं, विजुअल जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो हम कराएंगे। और DSM-5 क्राइटेरिया में हमारे पास देर आर 5 क्राइटेरियाज। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज रिलेटेड टू सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट। तो इनमें ये जो 3 सब क्राइटेरियाज हैं वो तीनों होने चाहिए अगर हमने इसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस करना है। तो इसमें सोशल एंड इमोशनल रेसिप्रोसिटी एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप डिफिकल्टी, जो हम काफी डिटेल में कर चुके हैं, ये तीनों चीजें हमें इन बच्चों में मिलेगी। दूसरा क्राइटेरिया है रिपीटेटिव बिहेवियर। तो इनमें से जो 4 फीचर्स हैं इनमें से 2 होने चाहिए फॉर द डायग्नोसिस। इधर इट कैन बी अ स्टीरियोटाइप स्पीच बिहेवियर, या चेंज नहीं चाहते, फिक्सेटेड इंटरेस्ट है, या फिर जो भी सेंसरी चेंजेस हैं। तो इन चारों में से कोई ना कोई 2 प्रेजेंट होने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अर्ली एज में अगर सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं। फोर्थ आ गया अगर लिमिटेशन है, एवरीडे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो वो 4 क्राइटेरिया में आ जाएंगे। एंड लास्ट आता है क्राइटेरिया E, जहाँ पे हम किसी भी और डिजीज को हम किसी भी और कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे हैं। नॉट एक्सप्लेन बाय एनी अदर इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स एज पर DSM-5, जो कि मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक क्राइटेरिया, ये सारा हम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्राइटेरिया A इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, और जो भी इनके रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स होती हैं। क्राइटेरिया B इज रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स बिहेवियर, इनके जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं। क्राइटेरिया C का मतलब है जब ये अर्ली एज में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को कंबाइन करके हम इनको 3 लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। सो ये लेवल्स की कैटेगराइजेशन हम करते हैं टू सी कि जो भी बेबी हमारे पास आ रहा है विद ऑटिज्म, उसका सिवियरिटी कितना है और उसको किस तरह का सपोर्ट वो सीख करता है, किस तरह का सपोर्ट उसको चाहिए। तो सिवियरिटी लेवल के हिसाब से जो लेवल 3 है उसमें ज्यादा सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा सिवियर डेफिसिट्स हैं वर्बल, नॉन वर्बल, सोशल कम्युनिकेशन में, सिवियर इम्पेयरमेंट्स हैं फंक्शनिंग में, और बहुत ही अलूफ है चाइल्ड, सोशल इंटरेक्शंस नहीं है, मिनिमल रिस्पॉन्स रहता है, पेरेंट्स अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, और प्री ऑक्यूपाइड है, फिक्स्ड रिचुअल्स हैं, और ये जो फिक्सिडिटी है वो उसकी डे टू डे लाइफ को रिफ्लेक्ट, डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है, डे टू डे लाइफ को वो डिस्टर्ब कर रही है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में चला जाता है बेबी अगर वो रूटीन थोड़ा सा भी इंटरप्ट होता है।
तो इन दिस इज लेवल 3, दिस इज रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। देन कमिंग टू लेवल 2, लेवल 2 में सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए। इसमें सिवियरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, मॉडरेट डेफिसिट रहता है इसमें, वर्बल नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन में सोशल इम्पेयरमेंट आती है, लेकिन सपोर्ट के साथ ये बेबीज थोड़ा कर जाते हैं, निकल जाते हैं। लिमिटेड इनिशिएशन रहता है, सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें इंटरेक्शन रहेगा, मे बी पेरेंट्स के साथ रहेगा, बाहर जाएगा तो नहीं हो पाएगा उतना। विथ सपोर्ट हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। एंड रिड्यूस्ड एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू सोशल फ्रेंडशिप्स, या किसी से मिलना बाहर, उसमें टाइम लगता है इनको। RRB इज रिचुअल एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, इनमें मिलेगा। इसमें इंटरफेयर करेगा उनके फंक्शन को, लेकिन मॉडरेट रहेगा, इतना सिवियर नहीं रहेगा जितना हमने लेवल 3 में देखा है। तो इसमें हमें सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए। देन लेवल 1, इस इट इज रिक्वायरिंग सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट इसमें कुछ कुछ जगहों पे बेबी जो है वो नॉर्मल रिएक्ट करेगा, सोशल कम्युनिकेशन नोटिसेबल रहेगा, जैसे घर में पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ डेली रूटीन है उनका। सोशल इंटरेक्शन कहीं कहीं बाहर की जगह है, वहां पे डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट कम रहेगा इन सोशल इंटरेक्शन, जो एक नॉर्मल बच्चे का रहना चाहिए वैसा नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। और RRB इज रिचुअल एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, इसमें सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस होगी फंक्शनिंग इन वन और दी अदर कंटेक्स्ट, और रेजिस्टेंस इसमें भी आएगा, और इसमें भी फिक्सेटिंग रहेगा, लेकिन कम रहेगा एज कम्पेयर टू लेवल 3 एंड लेवल 2। तो ये एज पर दी DSM हमने 3 कैटेगरीज ऑफ सिवियरिटी डिस्क्राइब की हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक स्पेक्ट्रम है, एक फिक्स्ड क्लिनिकल पिक्चर नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि दो इंडिविजुअल्स में सिमिलर एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आता, इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रम की तरह स्टडी कर रहे हैं। तो हर एक चाइल्ड का एक अलग डिफिकल्टी आएगी। कुछ बच्चों में स्पीच डिले रहेगा, सोशल रिलेशनशिप्स इतने अफेक्ट नहीं होंगे, और कुछ बच्चों में स्पीच में प्रॉब्लम आएगा, विजुअल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, या विजुअल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो इस हिसाब से हम इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर चैलेंजेस। इसमें हमें मिल सकते हैं कम्युनिकेशन में, बिहेवियर में, डेली लिविंग में। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, और कहाँ पे उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सपोर्ट की रेंज भी मिनिमल टू इंटेंसिव रहेगी एज पर जो भी सिम्टम्स आएंगे। तो ये मैंने थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम में हमें क्या क्या मिल सकता है। कुछ बच्चों में बिल्कुल स्पीच नहीं रहता, मेरे पास जैसे ऑटिज्म के बच्चे हैं, जैसे सपोज अगर 5-10 बच्चे हैं, तो उनमें कुछ बच्चों में स्पीच है, कुछ बच्चों में एक वर्ड की है, कुछ 2 वर्ड्स बोल पाते हैं, कुछ 1 सेंटेंस बोल पाते हैं। तो वो एक वेरिएबिलिटी रहती है। और कई बच्चों में एडवांस लैंग्वेज नहीं है, या स्पीच है, आई कांटेक्ट नहीं है, या आई कांटेक्ट है लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं है। कई बच्चों में सॉलिटरी प्ले है, फ्रेंडशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते, सेम वर्ड्स को रिपीट करना है। या अगर जैसे कोई घर में बात बात हुई है, कोई जोक है, सरकाज़म है, उसको नहीं अंडरस्टैंड करना, जेस्चर्स नहीं है, या अनयूजुअल जेस्चर्स है, दोनों ही हमें मिल सकते हैं इसमें। सोशल रिस्पॉन्स विड्रॉन हो सकता है। कई कई मैंने देखा है कि बच्चे अपने नेम पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। कई डेली बेसिस पे अगर 10 टाइम्स उनका नेम लिया तो 5 पे रिस्पॉन्ड करेंगे, 5 पे नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन सपोर्ट भी इसमें अलग अलग चाहिए। तो कोई भी एक सिंगल पैटर्न हर बच्चे में नहीं फिट होता, देर इज ऑलवेज एन ओवरलैप, और इंटेंसिटी का फर्क रहता है हर बच्चे में। और सोशल इम्पेयरमेंट रहती है, लेकिन हर बच्चे में सोशल इम्पेयरमेंट यूनिक है, डिफरेंट है। नाउ कमिंग टू बिहेवियर स्पेक्ट्रम, रिपीटेटिव बिहेवियर्स कईयों में हमें मिलते हैं, कईयों के सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशन में मिलते हैं, हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग। तो कुछ कुछ जो बच्चे हैं, मैंने देखा है कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन चाहिए, कुछ जो है वो माइल्ड चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो, उनको अपने एक टॉय के साथ ही खेलना है, या एक फोकस्ड कार्टून है बस उसी को ही देखना है। तो ये भी वेरिएशन है। रिपीटेटिव स्पीच है, रिपीटेटिव जो प्ले है, लाइनिंग अप ऑफ थिंग्स है, ब्लॉक्स बना रहे हैं तो ब्लॉक्स ही बना रहे हैं।
तो मेरे पास जैसे अभी मैंने एक केस भी बताना है, उसमें जैसे एक बच्चा है, उन्होंने बताया पेरेंट्स ने कि वो अपने सब जितने भी बॉटल्स हैं घर में उसको इकट्ठा एक लाइन में रख लेता है और सबके कैप्स खोलता रहता है, बंद करता रहता है। तो दिस इज अगेन वन रिपीटेटिव बिहेवियर, डोर खोलना बंद करना। तो ये रिपीटिशन उनके लिए सूदिंग भी हो सकती है, डिस्ट्रेसिंग भी हो सकती है। अगेन ये वेरी करता है अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम। फिर ऐसे ही सेंसरी स्पेक्ट्रम आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हाइपर सेंसिटिव है, हाइपो सेंसिटिव है। तो टच से कई बच्चों को प्रॉब्लम है, प्रेशर नहीं, लाइट नहीं अच्छी लग रही, या कई बच्चे लाइट्स को देखना अच्छा लगता है उनको, स्मेल्स नहीं अच्छी लगती। तो ये जो स्टिमुलस है इनकी डे टू डे लाइफ को डिस्ट्रेस में लेके जाते हैं, ये इनको डिस्टर्ब करते हैं। और इन रिस्पॉन्सेस को समझना और उनको मैनेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चेंज होते हैं ओवर द टाइम। फंक्शनल एंड कॉग्निशन स्पेक्ट्रम है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी हर ऑटिस्टिक बच्चे की डिफरेंट रहती है, कुछ की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कईयों में ज्यादा रहती है, कईयों की एवरेज इंटेलिजेंस है। आई हैव सीन कुछ बच्चों की कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इंटेलिजेंस अच्छी रहती है, उनकी स्ट्रेंथ्स रहती हैं। कईयों को म्यूजिक पसंद है, मैथ्स पसंद पसंद है कई बच्चों को, कईयों में लर्निंग डिफिकल्टी है, स्पीच डिफिकल्टी इन सब बच्चों में देखी गई है। डेली रूटीन के साथ स्ट्रगल है इनका, स्किल्स जल्दी नहीं अडेप्ट कर पाते ये। और कुछ बच्चों में मिनिमल सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का, कुछ बच्चों को। और कुछ बच्चे टोटली डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग, इवन फॉर द यूरिन ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब नहीं है, फूड, उन टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। कईयों की मेमोरीज अच्छी हैं, कुछ बच्चे सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक स्पेक्ट्रम है, इसमें भी हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखनी है। तो एक अभी इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम कैसे बोलेंगे ये ऑटिज्म है कि कोई और है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं और ये एएसडी है, ये इकट्ठे आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात देखें तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वही कम है। अगर हम आईक्यू लेवल चेक कराते हैं तो इनका जो आईक्यू है वो लेस देन 70 रहेगा, और इनकी अडेप्टिव स्किल्स भी डिस्टर्ब रहेंगी। लेकिन अगर हम एएसडी देखें, अभी हमने काफी हद तक इसके स्पेक्ट्रम, इसके सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं, तो इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन साथ में जो सोशल कम्युनिकेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर है वो भी हमें मिलेगा, विच इज नॉट प्रेजेंट इन आईडी। तो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन सब डिले रहेगा, बिकॉज आईक्यू जिनका कम है वो डिले रहेगा। लेकिन सोशल इमेच्योरिटी बिकॉज ऑफ लो आईक्यू है, लेकिन उनमें आई कांटेक्ट और जो एक इमोशनल कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। रिपीटेटिव बिहेवियर हमें प्राइमरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नहीं मिलेगा, बहुत सीवियर केसेस में मिल सकता है लेकिन यूजुअली नहीं मिलता। इसके अलावा जो लैंग्वेज है और जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी एज पर दी आईक्यू रहेगी। एएसडी में स्पीच जो है वो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फॉर्मल रहेगी, वन वर्ड टू वर्ड, रिपीटेटिव फ्रेजेस रहेंगे, इकोलेकिक रहेगा, सिंगल वर्ड को रिपीट करेगा, या फिर वन वे इन कॉन्वर्सेशन रहेगा। तो एएसडी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेकंड जो डिसऑर्डर है, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो हमें आजकल क्लिनिक पे मिलता है, एडीएचडी, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जैसे कि नेम में ही मेंशन्ड है कि इसमें सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए जो भी बच्चा है उसको, और इम्पल्सिव रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है फ्रॉम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट रहता है, और बहुत ही रिजिड इंटरेस्ट और बिहेवियर रहते हैं इसमें बच्चों के एएसटी में। अगर हम एडीएचडी की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, रिजिडिटी बहुत रहती है, इंटरप्ट करना, विच इज नॉट केस इन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आंसर नहीं करेगा, बहुत ही नैरो रूटीन रहेगा। तो इसमें एडीएचडी में तो सोशल मोटिवेशन ही ये रहता है कि उसको इंटरेक्शन करना पसंद है, किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर लेगा, विच इज नॉट अ केस इन दी ऑटिस्टिक चाइल्ड। वहां पे तो टिपिकली एक स्ट्रगल रहता है अंडरस्टैंड करना और रेसिप्रोकेट करना। एडीएचडी में स्पीच ऑन टॉपिक रहेगी,
और इमोशनली इम्पल्सिव एक्सप्रेसिव रहेगा, कंसंट्रेशन वाइज भी मल्टीपल जगह पे फोकस रहेगा। ऑटिज्म में टिपिकल एटोन एटिपिकल टोन रहेगी और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट रहेंगे। एज ऑफ ऑनसेट, अगर हम देखें यंग एज में, आई हैव सीन ऑटिस्टिक बच्चों में एडीएचडी, माइल्ड एडीएचडी मिल सकता है। तो ये जैसे जैसे द चाइल्ड विल ग्रो, एडीएचडी थोड़ा लेस प्रोमिनेंट हो जाता है, विद टाइम ये सेटल हो जाता है, लेकिन जो एएसडी का कोर है, दैट इज सोशल एंड बिहेवियर फीचर्स, ये परसिस्ट करती हैं लाइफ लॉन्ग, ये अडल्टहुड में भी जाती हैं और आगे चल के भी इम्पैक्ट करती हैं लाइफ को। फिर आता है सोशल प्रेगमेटिक कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ये एक अनदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ये मिमिक कर सकता है विद द सिम्टम्स ऑफ एएसडी, लेकिन इसमें भी ऑटिज्म का जो हमने पूरा प्रोफाइल पढ़ा है वो इसमें लैक रहेगा। प्राइमरी लैंग्वेज डिसऑर्डर में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, उसको वोकेबलरी में प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रामेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ये अप्रोप्रिएट होंगे एज पर देयर एज। तो और उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर जो कि एक सिग्नेचर है ऑटिज्म का, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सोशल प्रेगमेटिक डिसऑर्डर है, उसमें स्ट्रगल रहेगा कि फ्रेमिंग ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्ट होएगा इसमें, कम्युनिकेशन को एडजस्ट करना डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों के साथ, तो वही कन्वर्सेशनल रूल्स डिफिकल्ट होते हैं उनके लिए। अगेन इसमें जो एक प्रॉपर प्रोफाइल है ऑटिज्म का, वो हमें रिपीटेटिव इंटरेस्ट, वो एक फिक्सिडिटी, वो इसमें हमें नहीं मिलेगी। तो और अगर हम देखें तो ये वाली जो सोशल स्किल्स हैं वो ओवर द टाइम ये सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो ऑटिज्म है उसमें जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनदर डीडी में एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फिर सोशल एंजाइटी आती है, तो कुछ बच्चों में बिकॉज ऑफ एंजाइटी कुछ सिचुएशंस में वो बात करना कम प्रेफर करते हैं या उनका आई कांटेक्ट नहीं होता। तो सोशल एंजाइटी, तो इनमें एंजाइटी क्या रहती है, इधर द फियर ऑफ नेगेटिव इवेल्युएशन या फिर रिजेक्शन, तो उसकी वजह से एक नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है। तो ऑटिज्म में ऐसा कुछ नहीं रहता, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फियर। इसमें जो विड्रॉल रहता है वो इसलिए रहता है बिकॉज देर इज डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग दी सोशल नॉर्म्स, या वहां पे वो जेस्चर्स को या जो भी सोशल इंटरेक्शंस है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फियर नहीं है वहां पे, फियर हमें एंग्जाइटी में मिल रहा है। तो अगर हम इन प्रैक्टिस देखें तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दो अलग अलग डिजीजेस को। तो सोशली जो एंग्शियस चाइल्ड है वो घर पे ठीक रहेगा, हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि स्कूल में नहीं बोलता कुछ भी, टीचर्स कंप्लेंट करते हैं कि वहां पे इसका कम्युनिकेशन नहीं है, अकेला बैठा रहता है, लेकिन पेरेंट्स बताते हैं कि घर पे बहुत फ्री है। तो वहां पे एंजाइटी को हमें रूल आउट करना है ऑटिज्म से पहले। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड का यूजुअली कम्युनिकेशन जो है वो लिमिटेड रहेगा इन ऑल द सेटअप्स, चाहे वो स्कूल है चाहे वो घर है। एंड अगेन द प्रोफाइल ऑटिज्म का ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर, साथ में सारा हमें इसमें मिलेगा, जो फिक्सेशंस हैं वो हमें मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि जो सोशल एंजाइटी है वो लेटर ऑन आएगी, वो इनिश जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि ऑटिज्म अर्ली चाइल्डहुड में 3 इयर्स से पहले हमें इसके सिम्टम्स रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं। तो सोशल एंजाइटी बड़े बच्चों में आएगी, लेटर ऑन आएगी, एडोलेसेंट एज में आएगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड ऑटिज्म के बीच में। स्किजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये भी एक कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ओवरलैप कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स मिमिक कर सकते हैं। स्किजोफ्रेनिया भी जैसे अभी हमने एंजाइटी के बारे में बात करी है, अडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड में आएगा, और ऑटिज्म हमें जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम। और दोनों डिसऑर्डर्स में सोशल विड्रॉल रहता है, फ्लैट इफेक्ट रहता है और कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर हम स्किजोफ्रेनिया की बात करें तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स रहते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर हमें एएसटी में मिलेगा, स्टीरियोटाइपिंग मिलेगी, स्किजोफ्रेनिया में हमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस ज्यादा मिलेंगे। स्किजोफ्रेनिया में भी थॉट डिसऑर्डर्स है, इट इज रिफ्लेक्टिंग थॉट डिसऑर्डर्स, तो इसमें जो रियलिटी है उसका फर्क नहीं है, तो कंफ्यूजन रहेगा, और इसकी वजह से जो सोशल इंटरेक्शन है वो इम्पैक्ट होगा। ऑटिज्म में जो है फॉर्मल टॉक टॉक रहेगा, स्पीच रहेगा, द पर्सन विल रे ऑन विल स्टे ऑन द टॉपिक।
तो प्रैक्टिस में अगर हम केयरफुली देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये प्रेग्मेटिक चैलेंजेस जो सेंसरी चेंजेस हैं ये थ्रू आउट रहते हैं एएसटी में। और जो स्किजोफ्रेनिया है ये लेटर ऑन आते हैं, और इसमें वॉइसेस और पैरानॉइड थॉट्स ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। Another disorder is OCD. OCD is obsessive compulsive disorder. तो ये भी एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स हैं, इसमें रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स हैं, कंपल्शंस होती हैं, तो आउट ऑफ एंजाइटी होती है, इसका पर्पस होता है जो भी वो रूटीन। तो यहाँ पे जो मेन फीचर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इज रिपीटिटिव बिहेवियर। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑटिज्म में भी रिपीटिटिव बिहेवियर है, ओएसडी ओसीडी में भी रिपीटिटिव बिहेवियर है। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है कि ओसीडी में बिकॉज ऑफ फियर है कि अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, हैंड वॉश नहीं करूंगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऑटिज्म में जो है ये बिकॉज ऑफ जो डिजीज है, जो इसमें रिजिडिटी है, जो जो इसमें रिपीटिटिव बिहेवियर है, जो फिक्सिडिटी है, इसमें कोई फियर नहीं है, कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। तो ये डिफरेंस है ओसीडी और इसका। फिर सिलेक्टिव म्यूटिज्म आता है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी जस्ट लाइक एंजाइटी, इसमें बच्चे का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है इन अ सेटिंग, फेल्स टू स्पीक इन सर्टेन सेटिंग डिस्पाइट बिंग, मतलब दूसरी कंडीशंस में नॉर्मल रहेगा, कोई एक सेटअप में आके फेलियर हो जाएगा उसका एक्सप्रेस करने का। तो सिलेक्टिवली म्यूट चाइल्ड में एज अप्रोप्रिएट स्पीच रहेगा, कंफर्टेबल कंटेक्स्ट रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि स्कूल में जैसे कुछ बच्चे जो है वो नॉन वर्बल रहते हैं या सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और घर में आके उनका ठीक रहता है, लेकिन रिपीटिटिव पैटर्न्स उनमें नहीं मिलेंगे, और दूसरा जो एज के हिसाब से उनकी स्पीच आनी चाहिए थी वो रहेगी। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि जो भी ऑटिज्म है उनके साथ एक तो हमारी मेडिसिनल अप्रोच रहेगी, जो कि होम्योपैथिक अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारी घर पे जो जनरल या जो स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस रहेंगी वो क्या क्या रह सकती हैं। तो फर्स्ट अप्रोच इनके साथ हमारी एविडेंस बेस्ड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है। सो बेसिकली दिस इज टू मेक देम लर्न न्यू स्किल्स, नई स्किल्स सिखाने के लिए, और उनके जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स रह रहे हैं उनको कम करने के लिए होता है। तो एबीए में क्या करते हैं, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल है जो हम सिखाना चाहते हैं, सपोज हम उसको कोई हम चाहते हैं कि वो हमें बताए, कोई चीज पॉइंट आउट करे या कोई चीज हमसे डिमांड करे, उसको हम छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में उसको ब्रेक करेंगे। तो इसमें हमारी पनिशमेंट और रिवॉर्ड थेरेपी काम करती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर ऑल द डिजायर्ड बिहेवियर एंड पनिशमेंट फॉर चैलेंजिंग बिहेवियर, अगर वो नहीं अपना रेक्टिफाई कर रहा। तो इसमें इस जो हमारी बीसीबीएज होते हैं, बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प चाहिए होती है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है, जैसे कोई हमने सिखाना है, कलर सिखाना है, तो रिपीटेटेड वे में हम उसको कलर दिखाएंगे, शो मी रेड, हम उससे पूछेंगे और वो पॉइंट आउट करेगा। अगर वो पॉइंट आउट करेगा तो वहां पे हम उनको रिवॉर्ड देंगे। तो इसके लिए हमें जैसे एक और एग्जांपल है, अगर उसको कुकी चाहिए, वांट कुकी, तो अगर वो बोल रहा है, इफ ही स्पीक्स की चाहिए, तो आपको इमीडिएटली एक्सेस टू कुकी, वो एक उसके लिए रिवॉर्ड थेरेपी है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग। तो जो भी एक गुड बिहेवियर वो बच्चा शो कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसके लिए रीइंफोर्समेंट, एंड अगर कोई चैलेंजिंग बिहेवियर है तो उसके लिए पनिशमेंट। तो ये एविडेंस बेस्ड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। फिर स्पीच और लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो वहां पे हमें हेल्प चाहिए रहती है जो स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं, टू अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या डेफिसिट्स है। तो इनमें नॉन वर्बल वर्बल का हमें देखना रहता है। तो इसमें सबसे कॉमन आता है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर जो ऑडियो विजुअल हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉन वर्बल में मोर अबाउट साइनिंग, शोइंग पिक्चर्स, या फिर उनको स्क्रिप्ट्स देना, कन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट्स देना और उसकी प्रैक्टिस कराना। तो इस तरीके से हम रिपीटेटिव फ्रेजेस के साथ हम उनको अंडरस्टैंड या उनको स्पीच और लैंग्वेज में थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये बहुत कॉमन है। इसमें हम फोकस करते हैं, जैसे कि अगर उसको कुकी चाहिए तो वो पिक्चर देगा कुकी की और उसको एक कुकी मिल जाएगी, दिस इज री।
या फिर उसको हमने कोई वर्ड सिखाना है या उसको 2-3 वर्ड सिखाने हैं, उसको सेंटेंस बताना है, तो उसमें हम ये पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। फिर इसमें टीच मेथड्स आते हैं, ये भी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग होती है ऑटिज्म की, गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो लर्निंग के लिए और डेली लाइफ के लिए एक स्ट्रक्चर रूटीन और विजुअल्स, तो इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर, हम तो इसमें क्या करते हैं कि बच्चों को हम छोटे छोटे कॉर्नर्स घर में एक डिफाइंड स्पेस दे देते हैं फॉर ऑल दी एक्टिविटीज, जैसे एक एक जगह पे होमवर्क, एक जगह पे प्ले, एक जगह पे मील। तो इससे क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बन जाता है। ऐसे विजुअल स्केड्यूल्स होते हैं कि एक हम पिक्चर चार्ट बना देते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, फिर स्कूल है, फिर लंच है, फिर प्ले टाइम है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसका क्या शेड्यूल है। वर्क सिस्टम है जैसे कि, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में हम जो भी उससे हम कराना चाहते हैं, जैसे हम कोई कलरिंग वाला काम कराना चाहते हैं, पजलिंग तो उसमें हम लेबल कर देते हैं, इस बास्केट में पजल्स हैं, फिर इसके इसमें कलर है। तो वन बास्केट एम्प्टी होगा, तो वो दैट इज वन वर्क फिनिश, देन द चाइल्ड विल मूव टू अनदर अनदर वर्क। ऐसे टास्क ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे इसमें लॉन्ड्री सॉर्टिंग है, या कलर कपड़ों को अलग, वाइट कपड़ों को अलग, तो ये भी हम टास्क ऑर्गेनाइजेशन सिखा सकते हैं। कुछ चीजों में हमें हेल्प चाहिए होती है करनी इन बच्चों की, और कुछ में हम इनको कंप्लीटली विदाउट हेल्प करने के लिए देते हैं, जैसे हम फोक्स और स्पून्स दे दिए इकट्ठे, उनको अलग अलग करना, या मैचिंग जो पेयर हैं सॉक्स के उनको अलग करना। तो ट्रांजिशन जो भी है धीरे धीरे उनको हमने प्रिपेयर करना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बिट चेंजेस हम करके उनको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसी एक्टिविटीज विद क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड, कोई भी बोर्ड गेम है उसमें हम ये कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सपोर्ट, जैसे जो स्टडी टेबल है या जो उनके टॉयज है उनको लेबल करना, तो इससे क्या रहेगा, उनका जो फोकस है वो नहीं डिस्ट्रैक्ट होएगा, जो उनको सेंसरी ट्रबल्स आ रही हैं। तो फोकस का मेन ये है, टीच का मेन फोकस ये है कि उनकी लाइफ स्किल्स को बिल्ड करना और उनकी डिपेंडेंसी कम करना स्कूल में, होम में और कम्युनिटी में। तो होम्योपैथिक अप्रोच तो इंडिविजुअलाइजेशन हमारी बेस्ट है इसमें। तो हर एक, जैसे कि अब हमने डिस्कस कर लिया, काफी सारे स्पेक्ट्रम्स हैं, तो यूनिक प्रेजेंटेशन है, तो इंडिविजुअलाइजेशन तो हमारा की है ही है। तो हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं उसके रिजल्ट्स हैं, तो उसमें हम मेंटल, जो भी हमें जो पेरेंट बता रहा है या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, इवन आई विल से कि जो प्रेगनेंसी में मदर की हिस्ट्री है कंसीविंग से लेके टिल दी लेबर, वो भी लेनी है। और जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है, इन्फेंसी पीरियड है, उसमें जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होलिस्टिक अप्रोच रहेगी हमारी, और साथ में इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, जो मैंने अभी बिहेवियर थेरेपीज आपके साथ डिस्कस करी हैं। तो कुछ ये मियास्मेटिक बेसिस हैं एएसडी के, जैसे कि कॉग्निटिव डलनेस है, पुअर कंसंट्रेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, सोरा में आ जाते हैं। रिपीटिटिव बिहेवियर्स हैं, ओसीडी ट्रेट्स हैं, रिजिडिटी है, डिस्ट्रक्शन है, फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट है, इंजरी है, ये सिफिलिस में आ जाते हैं। ट्यूबरकुलर रेस्टलेसनेस है, चेंजिंग है अगर डेवलपमेंटल डिलेस है। तो इसमें जो कुछ रूब्रिक्स हम पिक कर सकते हैं, जैसे डिले स्पीच, एब्सेंट, इकोलेलिया, स्टेमरिंग, बिहेवियर वाइज ऑब्स्टिनेंसी है, हाइपर एक्टिविटी है, इमोशंस जैसे फियर, एंजाइटी, जेलसी हम ले सकते हैं, थोड़ी जनरल सिम्टम्स ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमारे को लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती हैं। थेरेप्यूटिक हम एक्यूट मेडिसिन इन बिटवीन दे सकते हैं फॉर स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो आई थिंक आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अ केस, तो मैं फटाफट से थेरेप्यूटिक्स का बता देती हूँ। तो इसमें कार्सिनोसिन है हमारी मेडिसिन, आई थिंक हम इसको स्किप कर सकते हैं, जिससे आप बोलते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ। ये ब्राइटा कार्ब है इसमें। ब्राइटा कार्ब हमारी जाती है ड्वार्फिज्म में, जैसे मेंटली ड्वार्फ है, डिलेइंग है माइलस्टोन्स में, एक्सट्रीमली शाई बच्चे होते हैं, फियर्स ऑफ स्ट्रेंजर रहता है, चाइल्डिशनेस रहती है इवन इन ओल्डर चिल्ड्रन, और इनमें रिकरेंसी रहती है, टॉन्सिलाइटिस एंड रिकरेंट, इसमें कोल्ड्स रहते हैं। फिर ट्यूबरकुलाइनम, इसमें डिजायर चेंजेबिलिटी बहुत रहती है, ऑब्स्टिनेंसी बहुत रहती है, अगेन रेस्पिरेटरी अफेक्शंस रहती हैं, वेरी रेस्टलेस एंड कांस्टेंट मूवमेंट रहती है। मिडोराइनम,
extreme restlessness, frigidity, poor concentration, absent-minded, active during the night, sleeps chest, craving for sweet, salt, oranges, ice, netromure, reserved, emotionally suppressed, or sensitivity to noise, कैलकेरिया कार्प टिमिड एंशियस, मिसफॉर्च्यून का फियर, स्लो इन कॉम्प्रिहेंशन, डल इन स्टडीज। तो ब्राइटा कार्प, कैलकेरिया कार्प भी हम दे सकते हैं इसमें। क्रेविंग फॉर एग्स, चॉक, इनडिजेस्टिबल थिंग्स, सिलिशिया, ऑब्स्टिनेट, बैशफुल, टिमिड, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वीक चाइल्ड होते हैं ये भी। ऑफेंसिव फुट स्वेट, लाइकोपोडियम, कॉन्फिडेंस कम रहता है इनमें। घर में डिक्टेटोरियल रहते हैं, टिमिड आउटसाइड, एंगर इफ कॉन्ट्राडिक्टेड, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, इनमें भी डिजायर फॉर स्वीट्स रहती है। स्ट्रेमोनियम, इंटेंस फियर, डार्क सॉलिट्यूड, वाटर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, वॉयलेंट रहते हैं, सडन रेज, रात के टाइम पे इनको एग्रेवेशन होती है, क्लिंगिंग टू अदर्स, लोकेशियस होते हैं, हाइसैमस, सिली, जेलेसी, ऑब्सीन जेस्चर्स, लोकेसिटी, सस्पिशियस होते हैं, ट्रैम्बलिंग, ट्विचिंग रहती है। देन विरेट्रम एल्बम में डिस्ट्रक्टिवनेस, कर्सिंग बहुत रहती है, कोल्ड स्वेट्स रहती हैं, और सॉर फ्रूट्स एंड आइस वाटर की डिजायर रहती है। ओपियम में भी इंडिफरेंस रहता है, वांट ऑफ रिएक्शन रहता है ओपियम में, स्टूपिफाइड, ड्राउजी रहते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। टेरेंटुला बहुत एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव रेमेडी है ये भी, सडन डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस, मिस्चीवियस, डेंसिंग एम्ब्यूरेट्स एंड फिट ऑफ एंगर रहता है। फिर हेलिबोरस आती है, मेंटल डलनेस, वेकेंट लुक, कॉम्प्रिहेंशन स्लो रहता है, ऑटोमेटिक मूवमेंट्स रहती हैं, रोलिंग ऑफ हेड, मटरिंग आंसर स्लोली और नॉट एट ऑल। सिना में क्रॉस, पिविश, डिसलाइक्स बीइंग टच्ड। वर्म्स के लिए भी हम देते हैं कॉमनली ये, किकिंग, स्ट्राइकिंग, रिजेक्टिंग थिंग्स। तो ये कुछ मेडिसिन हैं कॉमनली हम बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अभी लास्ट थोड़ा सा टाइम है, आई वांट टू प्रेजेंट अ केस। तो ये एक मेल चाइल्ड है, 3.6 years ऑफ एज व्हेन ही केम टू माय क्लिनिक। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि इसमें जो माइलस्टोन्स थे वो डिले थे आफ्टर 1 year। तो इनिशियली द चाइल्ड वाज नॉर्मल, बैबलिंग थी, 6 महीने की एज में बैबलिंग आ गई थी, और सडनली ऑल ऑफ अ सडन वो बंद हो गया, स्पीच नहीं आया, और धीरे धीरे नेम पे रिस्पॉन्ड बंद हो गया। पहले ठीक था, उसके बाद नहीं था, और एकदम हंसता खेलता बच्चा एकदम क्वाइट हो गया, कुछ कुछ सेंटेंसेस को रिपीट करता था, रिस्ट्रिक्ट हो गया था टू फ्यू टॉयज। एंड उसके बाद पेरेंट्स ने उसको एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया जब रिकॉग्नाइज किया कि कुछ अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बैबलिंग था 5 to 6 मंथ तक, वॉकिंग फर्स्ट बर्थडे पे था, स्पीच डिलेड था। तो पेरेंट्स बोले कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मदर ने जॉब स्टार्ट किया 1 year की एज में। तो 6 months तक मदर घर पे थी, मेटर्नल लीव पे थी। उसके बाद ही वॉज ऑल अलोन विद हिज ग्रैंड मदर, एंड टोटली ऑन टीवी, फोन या जो भी था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। दे आर ओवरसीज, तो वहां पे कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं था, सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही था ये। तो 1 साल के अंदर अंदर उसने बात करना, स्पीच डिले हो गया, बैबलिंग उसकी बंद हो गई। कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला पास्ट हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में। मदर ने 32 years की एज में कंसीव किया था, नेचुरल कंसीविंग थी, और 9 months की प्रेगनेंसी थी। नथिंग स्पेसिफिक ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, द ओनली थिंग इज कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस था। फोर्सिव डिलीवरी थी ये, 2.4 kgs का वेट था। एंड रोया नहीं था ये आफ्टर द बर्थ, थोड़े टाइम के लिए रोया नहीं था। और इनिशियली इसके जो रिफ्लेक्सेस थे, जो हमारे क्या बोलते हैं, इनेट रिफ्लेक्सेस होते हैं, सकलिंग एंड स्वॉलोइंग, वो थोड़े से डिलेड थे, और फॉर्मूला मिल्क पे रहा है ये। अगर हम बेबी की बात करें तो खाना पीना ठीक है, ज्यादा लिक्विड फूड प्रेफर करता है, मीठा बहुत अच्छा लगता है इसको, दो हम मना करते हैं, नहीं दे रहे हैं उसको। और थोड़ा पॉइंट करता है अगर उसको भूख लग रही है, नॉट बाय स्पीच, थोड़ा जेस्चर्स के थ्रू। देर इज नो टॉयलेट ट्रेनिंग येट, नो यूरिन का नहीं पता, अभी डायपर यूज करते हैं, सो जाता है ठीक। तो मदर की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मिली है कि जब वो ओवरसीज थी तो उनको स्ट्रेस था। तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट और उनका पीआर एंड ड्यू डेट फॉर द लेबर, दे कोइंसाइड, एंड शी वांटेड टू डिले द लेबर। तो उनको एक कांस्टेंट फीलिंग थी कि बस निकला जा रहा टाइम,
और उनको फियर था कि उनकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए और उनकी जॉब ना चली जाए। और अदरवाइज अर्निंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी शी वाज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। अभी जैसे हम जनरल सिम्टम्स देखें तो रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं था अभी। कुछ सेंटेंसेस को रिपीट करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, टॉयज फिक्स्ड है, जैसे मैंने अभी बताया था कि बॉटल्स को खोल लेना, बंद करते रहना, टक टक करते रहना उसके साथ, बहुत जिद्दी है, इरिटेट होता है अगर थोड़ा सा भी उसके हिसाब से नहीं होती चीज, हर चीज उसको अपने हिसाब से चाहिए, हाइपर एक्टिव है। उसको एक जगह पे बिठाना इज द टास्क। और म्यूजिक थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उसको। आई कांटेक्ट नहीं था जब वो मेरे पास फर्स्ट विजिट था उनका। और मदर बोलती है कि थोड़ा बहुत कभी कभी मेरे साथ अटैचमेंट शो करता है, बट फादर के साथ कोई इमोशन, किसी और के साथ कोई इमोशन नहीं है, अपने ही वर्ड में रहता है। और बच्चों के साथ नहीं है और कोई भी कमांड फॉलो नहीं करता। तो उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था थेरेपी, तो इट इट वाज ऑलरेडी अ डायग्नोस्ड केस जब ये मेरे पास आए हैं। तो ये मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए थे इनके: टाइम पासिस टू क्विकली अपीयरिंग शॉर्टर, हाइपर एक्टिव, और फिजिकल जनरल लिया था, ऑटिस्टिक, ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन इन रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी। तो ये हमारा जोमियो सॉफ्टवेयर से मैंने रिपर्टराइज किया था। तो इसमें मैंने मेडोराइनम एज पर दी सिम्टम सिमिलैरिटी, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और मदर की हिस्ट्री लेके मैं मेडोराइनम 200 में प्रिस्क्राइब करी थी 18 फरवरी 2025। और फर्स्ट जो फॉलोअप था उसमें मदर ने जो बताया कि आई कांटेक्ट थोड़ा आया है और खाना खुद से शुरू किया है, हैंड फ्लैपिंग थोड़ी कम हुई है, जो बैड ओडर आ रहा था माउथ से वो बेटर हुआ है, पिकाबू थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, हाइपर एक्टिविटी उतनी कम नहीं हुई लेकिन बेटर हो गई। और अभी नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिपीटेटिव टास्क बहुत ज्यादा अभी भी हैं, और अभी भी अगर थोड़ा सा भी जैसे उसका रूटीन चेंज होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट और एक्साइटेड रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉल, तो एसएल दी हमने, कोई रिपीट नहीं करी दवाई, वी वेटेड फॉर द मेडिसिन एक्शन। तो 1 मंथ के लिए प्लेसिबो वाज गिवन, टेलीफोनिकली कंसल्ट किया नेक्स्ट टाइम उन्होंने, तो बोला कि हेलो और शेकिंग हैंड्स आया है। कुछ कुछ अल्फाबेट्स को कॉपी कर, जो मदर बोलती है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। कॉम्प्रिहेंशन अभी उतना इम्प्रूव नहीं है बट आई कांटेक्ट इज बेटर। और जैसे भागता था पहले अब थोड़ा वॉक करता है, और उसने पुट ऑन किए, खाना खा रहा है प्रॉपरली और वेट थोड़ा सा उसका बढ़ा है। अगेन एसएल वाज गिवन फॉर 1 मंथ। तो बीच में एक फोन कॉल पे उनका बताने के लिए आया था कि कुछ कुछ साउंड्स करता है, जो थोड़ी बड़ी है साउंड्स इसकी। नेक्स्ट फॉलोअप में उन्होंने बताया, उसके बाद 2 महीने की दवाई दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी काफी इम्प्रूव्ड है, आई कांटेक्ट बेटर है। जैसे पहले कभी कभी नाम को रिस्पॉन्ड करता था, अभी हर बार रिस्पॉन्ड करता है, कमांड्स फॉलो कर रहा है। लर्निंग अल्फाबेट्स 1 महीने से रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की कैप आती है उससे कलर रिकॉग्नाइज शुरू हो गया, कलर्स पॉइंट आउट करता है। क्योंकि जब वो कलर बताता है तो होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो मीठा उसको चाहिए, तो वो एक उसके लिए रीइंफोर्समेंट है। हाइपर एक्टिविटी अभी है, रेस्टलेस भी है अभी। उसके बाद लास्ट फॉलोअप अभी उनका अगस्त में हुआ है, इसके बाद वो अपना ओवरसीज जहाँ रहते हैं वापस चले गए हैं। तो उस फॉलोअप में उन्होंने बताया कि वो काफी बेटर है, नंबर्स को पॉइंट आउट करता है, चार्ट्स बने हुए हैं, अल्फाबेट्स को पॉइंट आउट करता है, वेजिटेबल्स के नाम बताता है, अपने बॉडी पार्ट्स को बताता है, हैंड्स, लिप्स, ईयर्स को पॉइंट करता है। जिद अभी भी है लेकिन हाइपर एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, इज बेटर। तो क्योंकि उन्होंने मेरे को परमिशन नहीं दिया रिवील करने का कि उनका नेम या कुछ भी डेटा मैं नहीं रिवील कर सकती, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, तो उनके थेरेपिस्ट ने जो एनालिसिस किया था 1 फरवरी को, जब वो मेरे से लेके गए हैं दवाई, उससे पहले उन्होंने एनालिसिस कराया था, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज जो थी वो 11 मंथ्स थी। और अभी अगस्त में जब 30 अगस्त को वो वापस करा के गए हैं न्यूरोलॉजिकल अपना चेक, तो इट इज इम्प्रूव टू 17 मंथ्स। सो ये मेरे रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया है। और ये कुछ ऑटिज्म असेसमेंट टूल्स हैं, ये कुछ क्वेश्चनियर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे एम चैट है, ये चेकलिस्ट है फॉर, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम स्क्रीन कर सकते हैं कि ऑटिज्म है कि नहीं है। एक इसमें ISAA करके है, दिस इज इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है।
और एक कार्स करके है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। थैंक यू सो मच। हाँ, रुचि जी, आपका प्रेजेंटेशन हम सुन रहे थे ऑटिज्म पर। आपने केस प्रेजेंट नहीं किया है ना? मैंने ठीक। सर केस प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, मैं सुनना नहीं था, तो ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी मैंने सर। तब तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। थैंक और यू सर। हम लोग आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे, सेशन हम लोग का समाप्त हो रहा है। हाँ जी सर। तो फिर आइए हम लोग दूसरा सेशन आपके हाँ लिए। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, एंड दिस थैंक यू। मीटिंग इज हाँ जी। handed over to Dr. for the next English session.